संध्या जी, फाइनली हम लोग संवाद के इस प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से संबोधित होने में सफल हो रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और कुलपति महोदय को भी नमस्कार। और यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे जितने लोग जुड़े हैं उन सबको मेरी शुभकामनाएं। जो परिस्थितियां आज की तारीख में विद्यमान हैं उनमें सबको शुभकामनाओं की मेरे ख्याल से आवश्यकता होगी। मुझसे पूर्व जो वक्ता बोल के गई, मैं उन्हीं की बात से जो उन्होंने एक जिक्र किया उससे प्रारंभ करना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा, क्या कारण है कि रोम और यूनान मिट गए पर भारत में ऐसी क्या चीज है जो आज भी भारत जैसा था वैसा है, या कम से कम उसका वो जो उसकी जो सनातन परंपरा है वो आज भी विद्यमान है। तो उसका कारण ये है। आवाज आ रही है संध्या जी? मेरी आवाज आ रही है? उसकी आपकी आवाज हाँ, आ रही है मैडम? हाँ जी, ओ, आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, बोलिएगा प्लीज। तो मैं इस बात से प्रारंभ करूंगी कि स्वामी विवेकानंद जी कोलंबो गए थे। अमेरिका से लौटने के पश्चात वो कोलंबो की यात्रा पे गए थे, श्रीलंका। वहां उन्होंने जो भाषण दिए उसमें एक भाषण की जो विशेष लगी मुझे बात, जो बहुत यहाँ प्रासंगिक है, कि उन्होंने कहा कि भारत में ये जो हमारी परंपराओं का, हमारे संस्कारों का, हमारी व्यवस्था को, और ये जिसको हम कहते हैं सनातन रहने का कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि आखिर वही रोम, वही यूनान जो अपनी सैन्य शक्ति के कारण, अपने कानून और व्यवस्था के कारण जो बहुत प्रसिद्ध थे, और जिन्होंने अनेक प्रकार के महारत, आज वही शक्ति स्तंभों को अगर आप देखें तो खंडहर बने हुए हैं। उनसे एक प्रकार से जनता का भी संबंध, लेकिन भारत में उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर आज महर्षि मनु भी आ जाएं भारत में, और वो मनु महर्षि अगर अवतरित होकर आते हैं तो उन्हें आश्चर्य नहीं होगा कि इतनी शताब्दियों के बाद अगर वो आ रहे हैं, वो देखेंगे तो आज भी जिन रीति रिवाजों, विधि विधानों का उन ऋषि मुनियों ने सोच समझकर, अनुभव के आधार पर जिन चीजों का देश में प्रादुर्भाव किया, भारत में प्रादुर्भाव किया, आज भी वो रीति रिवाज, जिसको आज हम परंपरा भी कहते हैं, वो आज भी परंपराएं जीवित हैं। कुछ बदल गई, कुछ परिस्थिति और समय सापेक्ष समय के अनुकूल भी उनमें परिवर्तन हुआ, लेकिन आज भी आप देखें गांवों में विशेषकर, जहां की हमारी जो कल्चर अभी भी प्रिस्टीन रूप में विद्यमान है, वहां आप देखेंगे वो सारी परंपराएं आज भी उसी रूप से चल रही हैं। गति हो सकता है थोड़ा कम हुआ हो, कुछ परंपराएं अधिक बलवती हुई हैं, कुछ परंपराएं थोड़ी क्षीण हुई हैं, लेकिन वो जुड़ाव आज भी वैसा बना हुआ है। और उसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा जो सबसे प्रमुख कारण, जो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि परंपरा ऐसी क्यों बनी हमारी, तो कहते हैं कि हमारे यहाँ ये कहा गया कि सत्य एक है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। और वो क्यों कहा? उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो है पश्चिम में विभिन्न धर्म के अनुयायी अपने अपने धर्म को श्रेष्ठतम बताते हुए युद्ध करके कि आ जाओ मैदान में, जो जंग जीतेगा इसका मतलब उसके धर्म का प्रचार प्रसार अधिक होगा, और निरपवाद रूप से सभी धर्मों में ये संघर्ष चलता रहा। तलवार के माध्यम से वो अपना विजय प्राप्त करते रहे, वर्चस्व स्थापित करते रहे। लेकिन भारत में क्या हुआ कि इन ऋषियों और मुनियों का बार बार इसका कथन करना कि सत्य एक है, उसकी व्याख्या विद्वान लोग अलग अलग प्रकार से करेंगे, इसका कथन और प्रचारण इतना हुआ, प्रचार हुआ कि वो लोगों के धमनियों में जैसे बहने लग गया, उसको इतना आत्मसात कर लिया लोगों ने
कि वो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी जातीयता, जो भी कहें, उस सब का हिस्सा बन गया। और उसका परिणाम ये है कि भारत पहला एक ऐसा देश और भारतीय संस्कृति पहली संस्कृति जिसने पूरे विश्व में चाहे कोई से भी धर्म के अनुयायी हैं उनके प्रति न केवल सहिष्णुता दिखाई बल्कि उनका सम्मान भी किया। और यही कारण है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगी, आप और हम लोग जानते हैं कैसे यहाँ पारसी भी भाग के आए तो उनको भी शरण दिया गया, ईसाई भी रहे हैं। भारत जैसा विविध धर्मों का देश, जो विविध धर्म के अनुयायी यहाँ रहते, अन्य किसी देश में नहीं मिलेगा जैसा भारत में है। इसलिए क्योंकि हमारी परंपरा वो रही कि हम एक दूसरे के साथ सम्मान पूर्वक, उसको सत्य समझने का अपना तरीका है, वो उसको अल्लाह कहेगा, कोई उसको क्राइस्ट कहेगा, मैं विष्णु कहूं, ब्रह्मा कहूं, महेश कहूं, लेकिन हम सब एक ही ईश्वर को अनेक रूपों से, नामों से उनको पुकार सकते हैं। हम सबका को स्वतंत्रता है और हम एक दूसरे का सम्मान करें। यही कारण है कि आज भी भारत की वो जो सहिष्णुता, सम्मान देने का और सह अस्तित्व की जो परंपरा है, वो सह अस्तित्व की परंपरा आज की तारीख में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आप देखें कि भारत जैसा देश जिसमें ये पहली बार कोई एपिडेमिक नहीं फैला है, इससे पहले कॉलेरा हुआ था 1817 में, जब पहली बार रशिया में ये कॉलेरा भारत से गया, भारत से ही उसकी उत्पत्ति हुई कॉलेरा की। और ब्रिटिशर्स के शासन के अधीन जब चर्चा हुई और इस महामारी का रूप धारण करने लग गया, तो ब्रिटिश शासन ने उसको स्वीकार करने को वो राजी नहीं हुए कि ये किसी बैक्टीरिया के कारण। उनकी ये मान्यता थी कि हाँ, भारत में बड़ी गंदगी से रहते हैं, इनकी जीवन शैली बड़ी कुत्सित है, ये इनके और इसके नाम पर ये हमारे जितने भी शहरों में जो हमारे रहने के संस्थाएं थी या रहने के जो चाहे स्लम्स कह लें, जो भी कह लें, उन सब के ऊपर अत्याचार करने का आप और हम जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको याद होगा कि ब्यूबोनिक प्लेग जब फैला था उस टाइम भी पुणे इत्यादि में कितना ज्यादा सफाई के नाम पर अत्याचार हुआ था। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि पहले भी एपिडेमिक्स हुए, आज भी एपिडेमिक हुआ, उसमें अंतर क्या है? भारत के हम परंपरा की और उसकी बात क्यों कर रहे हैं, और समाज विज्ञान की दृष्टि से क्या महत्व का विषय है इसमें? पहली बार एक स्वतंत्र देश अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता के जो अनुकूल उसकी शैली है, उसके अनुसार इस समस्या के समाधान निदान के लिए अग्रसर हुआ है। जब कॉलेरा हुआ तब भी ब्रिटिशर्स ने हमें जो उसके समाधान और निदान का कार्य किया, जब उनको कहा गया कि आप जहाजों से अपने माल को जो भेजते हैं उसके माध्यम से ही ये कॉलेरा के जो बैक्टीरिया है वहां जाते हैं, वो अपने आर्थिक हितों को क्षति न पहुंचाने के लिए और न सहने करने की क्षमता उनकी थी नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, जहाज तो हमारे जाएंगे, इनको साफ सफाई से रहने के लिए जितना इनको प्रताड़ित किया जा सकता है वो किया जाए। और ये संयोग नहीं है कि 1817 के बाद 14 कॉन्फ्रेंसेस हुए बार बार हेल्थ के इश्यूज पे, और तब जाके 1948 में WHO हुआ, जिसमें भारत की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। आज पुनः हम देख रहे हैं कि आज भारत ने जिस प्रकार से इस कोविड समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है, ये दो संकेत करता है कि पहली बात है कुटुंबकम की जो हमारी परंपरा है उसको ध्यान में रखते हुए सिर्फ अपना ही नहीं, हमारे आसपास और दूरस्थ स्थित जो देश हैं, कुटुंबकम ये पूरा परिवार है, उस परिवार का कोई सदस्य अगर बीमार है तो और है, पीड़ित है, प्रताड़ित है, उसका सहयोग करना परिवार सदस्य के रूप में। और यही कारण है, आप देखें कि आज के अखबार को आप उठाकर देखेंगे तो अमेरिका ने वेंटिलेटर्स देने का एक जेस्चर शो किया। ये थैंक यू जेस्चर है। ये थैंक यू किस बात के लिए? कि हमने
को मेडिसिन प्रोवाइड किया। हमने अपने पड़ोस पड़ोस के जितने भी देश हैं उनको जो सहयोग हो सकता है उन सबको देने के लिए हम तत्पर हैं। तो एक तो ये कि वसुधैव परंपरा है, समाज विज्ञान का एक स्थापित सिद्धांत हो गया है भारत का, सामाजिक व्यवहार का एक आधारभूत हमारे यहाँ नीति बल्कि एक मूल्य बन गया है। और इस नीति या मूल्य जो आप शब्द का प्रयोग करना चाहें, लेकिन हमारी इस परंपरा का ही हमने एक जो दूसरी बात मैंने कही, दो बातें सिद्ध की है। एक तो ये कि हम वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, न केवल वैचारिक दृष्टि पर लेकिन दृष्टिकोण से, बल्कि बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज पे जो कुछ हम कर सकते हैं वो सब हम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत ने एक विलक्षण उदाहरण प्रस्तुत किया है। समाज विज्ञान की वैज्ञानिकों की दृष्टि से हमें ये समझना होगा कि आज कहा जा रहा है चीन को तरह तरह से लांछित किया जा रहा है। चीन उत्तरदायी भी है बहुत बड़ी सीमा तक इस पैंडेमिक के प्रचार और प्रसार के लिए, लेकिन चाइना की एक उल्लेखनीय योगदान रहा है कि वो विश्व का फैक्ट्री बना हुआ है, और उस फैक्ट्री के कारण देश, विभिन्न देशों के जो भी फैक्ट्री, जो भी उनका कार्य है वो अधिकांश चाइना में है। और क्यों है? क्योंकि चाइना ने बहुत जल्दी प्रगति की। चाइना डिक्टेटोरियल रेजिम है, एक दलीय व्यवस्था है, साम्यवादी सरकार है। आप देखें कि भारत पहला देश है विश्व का जिसने ये सिद्ध किया कि हम लोग रहते हुए भी विकास और प्रगति, इसलिए कह रही हूँ, आप कहेंगे अमेरिका में भी हुआ, पश्चिमी और देशों में भी हुआ, लेकिन उन सभी देशों के इंडस्ट्रियलाइजेशन का इतिहास अगर आप देखेंगे तो या तो वो राजतंत्रीय थी, तंत्र थे, डिक्टेटोरियल, ऐसे गति कर देता रजीम ने यह है, लेकिन लोग के साथ भी यौगिक विकास करते हैं के शीघ्र न सही थोड़े गति से, लेकिन ऐसी प्राप्त कर सकते हैं जब अन्य देश भी हमारे देश की मानव क्षमता, हमारे लोकतंत्र का और हमारे कार्य करने के मृत्यु को देखते हुए और भारत भी चाइना के पश्चात अगर कोई देश आज की चाइना की विश्वसनीयता पर जब है लोग से विस्तार और रीलोकेट करें इंडस्ट्रीज को। मैं ये फिर बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारी परंपरा है, ये परंपरा का ही देन है कि भारत जैसे देश में लोग कहते हैं कि क्या नुकसान है भारत को, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र की कुछ समस्याएं ये है कि समस्या ये है कि जनता की सहमति से ही कुछ कार्य होगा। तो ये संयोग है क्या कि भारत में आज की तारीख में जो केंद्र सरकार है, जिस ठोस निर्णायक प्रकार से नीतियों का निर्धारण किया गया, उस तरह के आज पूरा विश्व लोहा मान रहा है। और वो विश्व लोहा मान रहा है कि हमारे केंद्रीय सरकार ने और राज्य सरकारों को बोर्ड साथ लेते हुए संघात्मक व्यवस्था का एक विलक्षण उदाहरण प्रस्तुत किया है। और इस विलक्षण उदाहरण को प्रस्तुत करने में आप कल्पना कीजिए 139 करोड़ जनता लॉकडाउन को स्वीकार कर ले और उस लॉकडाउन को बिल्कुल छुटपुट घटनाओं को छोड़ दें, कोई विरोध नहीं हुआ, सारी राज्य सरकारें भी लगभग सब लोग सहमत हुए और साथ देते रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो सरकार है, यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक है, पर उसकी लेजिटिमेसी है, वैधता है। आप याद कीजिए कि रामचंद्र जी को भी बनाना है तो जनता की सहमति से ही दशरथ जी बनाने की प्रक्रिया को अपनाना चाह रहे थे। तो भारत में हमने
वहां चाइना के राष्ट्रपति खुद ही अपने आप को एक्सटेंड भी कर लिया, लाइफ लॉन्ग वो रहेंगे, ये उन्होंने तय कर लिया। वहां की जनता की कोई भूमिका नहीं है उसमें। लेकिन आज आपके देश में इतना उनका अनुसरण करना, बार बार प्रधानमंत्री जी का संदेश देना और इतनी मतलब उत्साह के साथ थाली भी बजा रहे हैं, उत्साह के साथ दिया भी जला रहे हैं, उत्साह के साथ आत्मानुशासित होते हुए लॉकडाउन में हम रह रहे हैं। ये भारत के देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जो हमारी निष्ठा, आस्था और एक परंपरा के रूप में विकसित हुआ है, उसी का प्रतिबिंबन है। क्योंकि हमने ये समझा है कि जो सबके हित के लिए है, तो हमको अगर कुछ कष्ट भी सहना पड़े तो उसको हम सहने के लिए तैयार हैं। पर सर्वे भवन्तु का जो हमारा अवधारणा है, उसको हमें जीवित रखते हुए और उसके अनुसरण में कार्य करना है। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रही हूं यहाँ समाज विज्ञान की दृष्टि से, मैं 1980s में जब हम लोगों ने रामायण और महाभारत देखा, तो हमारे जेनरेशन के भी बहुत लोग थे जिन्होंने पहली बार रामानंद सागर और बी आर चोपड़ा जी को जितना धन्यवाद दें वो कम है, हमारी संस्कृति से मॉडर्न जेनरेशन को अवगत कराया। मैं इसलिए कहती हूं कि अंग्रेजों के शासन के बाद भारतीय परंपरा से हमारे संबंध थोड़े शिथिल हो गए। हमारी जीवन शैली में वो बातें थी, पर हमारे साहित्य और संस्कृति से हमारी हम जिस प्रकार से रूबरू दैनंदिन जीवन में हमारे एंसेस्टर्स हुआ करते थे, पूर्वज होते थे, वैसा नहीं रहा। और अंग्रेजी मीडियम के शासन और विदेशी आक्रांताओं के जो रीति नीति के कारण भारत में साहित्य और संस्कृति से संबंध विच्छेद तो नहीं करूंगी, लेकिन संबंधों का शिथिलीकरण हुआ। और ये रामायण और महाभारत के कारण हम लोगों ने तो उस टाइम देखा, लेकिन पुनः उसके पश्चात 30 वर्षों में एक और दो और जेनरेशंस, कई जेनरेशंस और उत्पन्न हो गए। उन जेनरेशंस को हमारी संस्कृति और साहित्य से अवगत कराने का हमको अवसर नहीं मिला। हम हर ऐसे विपदा में भी हम उत्सवी देश हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने का और उत्साह पूर्वक उसको स्वीकार करने की जो हमारी शैली है, उसमें हम देखें कि हमने रामायण और महाभारत जो देखा, तो हमारी जो आज की युवा पीढ़ी जो इस पूरे विश्व को अपनी कैपेसिटी, अपने सामर्थ्य और क्षमता और अपने स्किल्स के माध्यम से सेवा प्रदान करने वाली है, उसको अपनी संस्कृति और साहित्य का जब संज्ञान करेंगे और वो रोज देख रहे हैं, तो मुझे इस बात से इतना संतोष होता है कि कहीं ना कहीं उनके उस पाश्चात्य उपभोक्तावाद और भौतिक लाभों के प्रति दौड़ने के बजाय मूल्यों, नैतिक मूल्यों के प्रति, धर्म के प्रति जो हमारा रुझान होना चाहिए, जो हमारे आधारभूत जीवन के लक्ष्य हैं, उनको न भुलाकर हम ऐसा विकास का मॉडल और ऐसे विकास की प्रक्रियाएं, ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करें जो भारतीय संस्कृति और मूल्यों से निर्दिष्ट होंगे। और वो जो एक कमी थी, वो कमी मुझे लगता है काफी सीमा तक ये जो दूरदर्शन और प्रसार भारती ने जो किया, ये भारत के लिए ही नहीं, ये पूरे विश्व के लिए लाभप्रद होगा। मैं जानती हूं कि आज के जो बच्चे हैं वो केवल डिज्नीलैंड, वो मिकी माउस और पता नहीं, वो अच्छे हैं, उनके भी अपने शिक्षाप्रद हैं कुछ संदेश, लेकिन अपने साहित्य और संस्कृति से न जुड़ना, ये फिर अपने समाज को न समझने के लिए आपको उत्तरदायी बनाता है। इसलिए ये जो हुआ, ये हमारे समाज में ये बहुत अच्छा हुआ। और यही कारण है कि आप देख लें कि ये जो केंद्र सरकार आज के तारीख में मोदी जी जो रीति नीति अपना रहे हैं, ये भारतीय परंपरा, समाज विज्ञान के स्थापित सिद्धांतों, मनु, कौटिल्य और शुक्र ने जो मंडल सिद्धांत की बात कही, जो षाडगुण नीति की बात कही कि आप पहले अपने मंडल के सभी राज्यों को तो संतुष्ट रखें और उनको, उनके अंदर तो स्थिरता उत्पन्न करें। ये संयोग है क्या कि हिंदी चीनी भाई भाई का जो हमारा नारा था, उस नारा के बावजूद हम जब विफल हुए उनसे सौहार्द कायम करने में, युद्ध भी हुआ 1962 का, लेकिन ये संयोग नहीं है कि पिछले 50-60 सालों में कम से कम
आक्रामक गोलीबारी तो नहीं हुई चीन से। ये केवल अपने आप ही नहीं हो जाता, उसके लिए भारतीय केंद्र में जो भी सरकारें रही हैं उन सब का योगदान रहा है। और ये सरकारें भारतीय परंपरा और रीति नीति का जब पालन करते हैं, जो कहीं, जो मैंने विवेकानंद जी ने कहा, हमारी धमनियों में बस गया है, हमारे रक्त के साथ संचारित हुआ है, तो वो जो वसुधैव कुटुंबकम मानने की जो हमारी पद्धति है और हमारी संस्कृति और परंपरा है, उसी के परिणाम स्वरूप आज स्थिति यह है कि एक देश जब विश्व दो खेमों में बटा हुआ था, तो हमने गुट निरपेक्षता का सिद्धांत अपनाया कि हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, हम किसी एक गुट के साथ सम्मिलित नहीं होंगे। और आप देखें कि अगर भारत जैसा देश उस वक्त गुट निरपेक्षता के उस जो जिसको कहते हैं कि इट वाज अ मूवमेंट, उसका समर्थन नहीं करता तो फिर आज स्थिति ये होती, पता नहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर होता या नहीं होता, लेकिन स्थितियां बहुत विषम हो जाती। आज उस गुट निरपेक्षता की स्थिति के तुलना में आज हमारा ये हो रहा है मल्टी अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट से हम मल्टी अलाइनमेंट कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत की अपनी परंपरा क्या रही है। पहली बार हम पुरजोर तरीके से अपनी परंपरा को प्रधानमंत्री झूला झूल रहे हैं, तो अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भी वो बहुत सौहार्दपूर्ण संबंधों का निर्वहन कर रहे हैं। इजराइल के साथ उनका संबंध बहुत अच्छा है हमारा भारत का, तो सऊदी अरेबिया के साथ भी और जॉर्डन के साथ भी और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं। इसलिए कि हमारे मतभेद हो सकते हैं किन्हीं विषयों में, मनभेद होने की जरूरत नहीं है। और पूरा मानव समुदाय जब उसका कल्याण होगा, तभी इस पूरे विश्व में हमारा भी कल्याण होगा। हम सिर्फ अपना कल्याण का सोचेंगे तो बाकी देश हमारे ऊपर प्रहार करने या हमें किसी न किसी प्रकार नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बजाय इसके वैसे भी हमारी अवधारणा ही यही है कि सिर्फ स्वयं को ही नहीं, सबके भला के लिए हमको सोचना है, सबका कल्याण करने के लिए सोचना है। और ये भारत ने किया। पहली बार हमें अपनी परंपरा और रीति नीति से कार्य करने का, स्वतंत्र रूप से पॉलिटिकल फील्ड में काम करने का ना अवसर पहले भी मिला, लेकिन भारतीय परंपरा का ऐसा मुखर रूप हमने पहले नहीं देखा जैसा आज देख रहे हैं। छुटपुट कहीं कहीं क्योंकि धमनियों में बह रहा है, तो पाश्चात्य उपभोक्तावाद चाहे कितना ही उसका प्रचार प्रसार हो, लेकिन उसको डिस्प्लेस करने में हमारे बायोलॉजिकल पूरा चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा। और गनीमत है कि इन 70 वर्षों में भी, जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने तब कहा था, उन्होंने 1897 में कहा था, आज चाहे लगभग एक शताब्दी से अधिक हो गया, आज भी वो उतना ही सही है कि हम अभी भी अपने उस धर्म का पालन कर रहे हैं। ये संयोग नहीं है कि आज यूनाइटेड नेशंस ने नॉन वायलेंस डे को एक इंटरनेशनल वे में सेलिब्रेट करना प्रारंभ किया। ये संयोग नहीं है कि योग को व्यक्ति के स्वस्थ रहने के एक जीवन शैली के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है। और जैसे मुझसे पहले वक्ता ने बताया कि हम नमस्ते करते हैं, ये नमस्ते भी करना, ये हमारी परंपरा ऐसी है जिससे आपकी भौतिक सुरक्षा भी हो रही है, आपकी भावनात्मक अभिव्यक्ति भी संभव हो पा रहा है, और जो हमारी जो आत्मिक भाव है कि हम उस अपने शत्रु को भी नमस्ते का जवाब नमस्ते से करते हैं, कि उसके अंदर के जो परमात्मा का अंश है उसके प्रति हम अपना सम्मान और आदर व्यक्त करते हैं। ये जो हमारी भावना और हमारी जो शैली है और हमारी जो परंपरा है, उसको आज पूरा विश्व मानने लगा है। तो मेरे मन में ये बात आ रही है, पता नहीं कितने लोग इससे अग्री करेंगे, ये भारत का रेनेसां है क्या? भारतीय संस्कृति का, परंपरा का वैश्विक स्तर पर रेनेसां है क्या? क्योंकि पहले ग्रीस का, यूनान का रेनेसां, लोगों ने कहा कि प्लेटो अरस्तु को फिर पढ़ने लगे और मैकियावेली के टाइम पर बहुत जबरदस्त रेनेसां आया।
आज भारत की इतनी परंपराओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से मान्यता प्राप्त हो रही है और जिस प्रकार से जीवन में उनको उससे लाभ हो रहा है, निश्चित रूप से हम उसको शब्दावली चाहे कुछ भी प्रयोग में लाएं, लेकिन ये भारतीय परंपरा और संस्कृति का वैश्विक जो उसकी उपादेयता है उसकी स्वीकारोक्ति है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाह रही हूं कि कुछ त्रुटियां हुई। स्वाभाविक है कि इतने बड़े देश में जब आप कोई नीति अपनाते हैं, जो माइग्रेंट लेबर्स, जो हमारे जो कार्मिक हैं, जो रीढ़ की हड्डी है पूरे देश की, और उसको हम लोगों ने उसके प्रति, उस समस्या के प्रति शायद हमने जिस त्वरा के साथ और जिस प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ कार्य करना चाहिए था उस वक्त हमने नहीं किया। लेकिन आज भी उस समस्या का समाधान जिस प्रकार से हम कर रहे हैं वो पुनः आपके लीडरशिप को, और पॉलिटिकल लीडरशिप कितना त्रुटि हुई पर उसको सुधारने का अवसर मिला, उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। अभी इन दिनों कोविड पे ही सारी चर्चा होती है। जोसेफ स्टिग्लिट्स जो नोबेल लॉरिएट है वो कह रहे थे कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल प्रतीत होता है, और वो भारत के साथ साथ वो एशिया भी कहते हैं। लेकिन उनका कहना यह है कि जिस प्रकार के वैश्विक स्तर पर अमेरिका में लीडरशिप क्राइसिस उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है और जिस प्रकार से वहां मृत्यु दर जितना बढ़ रहा है, ये हमारे लिए चिंता का कारण है। आपने कभी गौर किया हो, इटली, रोम, अमेरिका, फॉर दैट मैटर मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, वहां सीनियर सिटीजन्स की डेथ ज्यादा हो रही है। और क्यों हो रही है? मैं एक दिन टीवी देख रही थी, अंत में मुझे इतना कष्ट हुआ। समाचार में दिखा रहे थे कि एक वृद्धाश्रम जिसमें 54 लोग रहते हैं, उसमें एक साथ 17 लाशें निकल रही थी। वो पुनः उनके उस भौतिकवादी उपभोक्तावादी संस्कृति का परिणाम है कि वहां के वरिष्ठ जनों को, अपने माता पिता को भी लोग छोड़कर अपने अपने आजीविका के खोज में, अपने अपने आर्थिक विकास और उन्नति के खोज में उनको ऐसे स्थानों पर छोड़ दिया जाता है, या वो स्वयं भी ऐसे जगह जाके रहते हैं जिसमें उनको पारिवारिक संरक्षण, स्नेह और सम्मान प्राप्त नहीं होता। और परिवार का विकल्प राज्य नहीं हो सकता। ये सौभाग्य है भारत का कि आज भी वो परंपराएं, चाहे थोड़ी कई उसमें भी त्रुटियां हुई हैं, उसमें भी कई बार कुछ कमियां आ रही हैं, लेकिन ये देखा गया है कि भारत में आज भी हम अपने वरिष्ठ जनों का सम्मान करते हैं। जब मैं कहीं सुनती हूं कि वृद्धाश्रम खुल रहे हैं तो मुझे बहुत कष्ट होता है। जब हम ये देखते हैं कि सीनियर सिटीजन लॉ पास करने की आवश्यकता हुई तो कष्ट होता है कि ये जो पारिवारिक जिम्मेदारी थी वो हम राज्य से अगर अपेक्षा करने लग जाएं तो ये हमारे लिए कोई बहुत सुनहरा भविष्य का कारण नहीं है। ये समाज वैज्ञानिकों के अनुसंधान, अध्ययन और समाधान सुझाने का एक क्षेत्र है कि आखिर हमारे समाज में ये क्यों परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन को पुनः सही दिशा में उसको मोड़ने का क्या प्रयास किया जा सकता है। भारत जो आज की तारीख में इतनी बड़ी आबादी का देश है, हमारे लिए ये कम गर्व का विषय नहीं है कि हमारे यहाँ टच वुड अभी तक डेथ्स की संख्या, मृत्यु दर बहुत इस कोविड के परिणाम स्वरूप बहुत कम रहा है। तो इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि ये इसलिए संभव है कि हमारे पारिवारिक जीवन में भी, दैनंदिन जीवन में भी हमारी जो परंपराएं थी वो बहुत ही, जिसको कहते हैं हेल्थ के, स्वास्थ्य सापेक्ष थी। हम इतने, चाहे उसको पवित्रता के दृष्टि से जूते चप्पल बाहर खोल के आना और अंदर घर में प्रवेश करना, रसोई में जूते चप्पल लेकर नहीं जाना, और हाथ धोकर ही कोई चीज को हाथ लगाना, खाद्य पदार्थों को बिना हाथ धोए, घर में बिना पैर धोए प्रवेश नहीं करते थे। ये चीजें आज छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये समाज के सामाजिक जीवन में निर्वहन का और उनके स्वस्थ रहने के ये बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं। एक बात में मुझे आपत्ति जरूर है, मेरी व्यक्तिगत आपत्ति है एक समाज वैज्ञानिक होने के नाते, ये सोशल डिस्टेंसिंग जो शब्द उपयोग में लिया जा रहा है,
ये मुझे संभव उपयुक्त नहीं लगता। इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते तो मुझे समझ में आता, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, हम मनुष्य सामाजिक प्राणी है और आप सामाजिक दूरी नहीं बनाना है, हमें भौतिक दूरी बनानी है, लेकिन सामाजिक रूप से बहुत संबंधों को और गहरा करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके समाज के जो और लोग हैं जो अपने अपने घरों में बंद हैं, उनके समक्ष समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो मैं इस विषय पर बहुत बोलने के लिए है, लेकिन एक तथ्य की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि भारत में अभी मैं जो पढ़ रही थी कि महिलाओं की स्थिति का संकेत हमारे मुझसे पूर्व वक्ता ने भी किया कि महिलाओं का कि कैसे महिलाएं भी ऋषि थी, लोपामुद्रा, गार्गी, इन सब का नाम लिया जाता है, वो यज्ञोपवीत भी उनका होता था। ये स्वीकार किया जाता है कि, और अनेक विद्वानों ने इसको सिद्ध करने का प्रयास भी किया है कि किस प्रकार विदेशी आक्रांताओं और हमारी सभ्यता और संस्कृति पर प्रहार के परिणाम स्वरूप और हमारे समाज में प्रहार होने के परिणाम, आक्रमण और प्रहार होने के कारण ये हुआ कि हमने अपने कई परंपराएं जो थी और हमारे कई जो जीवन शैली के हिस्से थे उनमें कुछ परिवर्तन किया, और उनमें यह है कि महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने की जो हमारी प्रवृत्ति उत्पन्न हुई और धीरे धीरे कुछ और भी विकृतियां उत्पन्न हुई, उन विकृतियों को जैसे छुआछूत इत्यादि, जिसको हमने संविधान बनाकर उसको सदैव के लिए प्रतिबंधित करने का जो प्रयास किया, ये हमारी क्योंकि संस्कृति नहीं रही है और वो विकृति उत्पन्न हो गई थी, तो उस विकृति को दूर करने के लिए संविधान में ही प्रारंभ में ही हमने उसका प्रावधान किया और उसको समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास में समाज के विभिन्न वर्ग लगे रहे। लेकिन आज मैं यहाँ इस मंच से ये कहना चाहती हूँ कि मैंने एक दिल्ली के प्रोफेसर, महिला प्रोफेसर को सुना, वो ये कह रही थी कि जो लड़कियां हमारे यहाँ, आप सब जानते हैं कि हमने पुनः, ये संयोग नहीं है कि यहाँ फेमिनिज्म का वो जड़ें मजबूत वैसी नहीं हुई जो विदेशों में हुआ, पाश्चात्य देशों में, क्योंकि हमने अर्धनारीश्वर के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए महिला और पुरुष को समान स्थिति में सम्मान प्रदान किया था। लेकिन अब धीरे धीरे पाश्चात्य प्रभावों के परिणाम स्वरूप, और जो मैंने आपको बताया कि महिलाओं को प्रमुख मुख्य फील्ड से हमने पीछे संरक्षणवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए उनको कहीं हाशिए पर लाकर रख दिया, घर की चारदीवारी में कैद किया। अब स्थिति वैसी नहीं है। अब महिलाएं बहुत ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम, ये हमारी भारतीय संस्कृति का ही मुखर होना है कि महिलाओं को भी बराबर का अधिकार है पढ़ने लिखने का, और समाज में सब लोगों के योगदान से ही समाज का विकास होगा, केवल पुरुषों के योगदान से नहीं, महिलाओं के योगदान का भी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तब ऐसे में अभी जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, तो उस महिला प्रोफेसर से पूछा गया कि आप अपना अनुभव बताइए कि लड़कियां कितनी आ पाती हैं, ऑनलाइन जुड़ पाती हैं। तो उसने ये कहा, ऑनलाइन क्लासेस लेने में आप लोग कितने सफल हो रहे हैं। तो उसने अपनी, हो सकता है थोड़ी अतिशयोक्ति हो, लेकिन उसने ये कहा कि मुझे बहुत कष्ट है, अनेक बालिकाएं जब मैं उनसे कहती हूँ ऑनलाइन आओ, तो उनमें वो कहती हैं कि मैडम हमारे लिए ये संभव नहीं होगा, क्योंकि हम घर में रह के हम ये चाहें कि हम पूरे टाइम ऑनलाइन 2 घंटे 3 घंटे में हमें बहुत घर का कार्य करना होता है। मैं जानती हूँ हम सब लोग घर का कार्य अधिक कर रहे हैं, लेकिन लड़कियां ये कह रही हैं, और अगर नेट की सुविधा कमजोर है और लेना है तो भाई को प्राथमिकता मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी। और कुछ लड़कियों के माता पिता ने उनको मोबाइल फोन उनका ले लिया है कि नहीं, इससे लड़कियां अपने समय का दुरुपयोग करती हैं, जिसकी संभावना होती है, लेकिन इसका एजुकेटिव पर्पस भी है। तो एज सोशल साइंटिस्ट हमें बिल्कुल प्रयास पूर्वक ये जो विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं या ये जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित करने में, उसके प्रति हम सबको प्रयास करना चाहिए। हम सभी लोग जिन जिन के घर में बालिकाएं हैं, अड़ोस पड़ोस में भी जो बच्चियां हैं जो पढ़ने जाती हैं, वो कहती हैं कि कॉलेज हम जब जाते थे तो कॉलेज में बैठकर तो हम निश्चिंत होकर पढ़ सकते हैं। इसीलिए आप गर्ल्स कॉलेजेस में देखेंगे वहां अटेंडेंस ज्यादा होती है बॉयज कॉलेज की तुलना में, क्योंकि
गर्ल्स के लिए वही एक स्थान है जहां जाकर पूरी निष्ठा, पूरे अटेंशन के साथ वो वहां पर पढ़ाई कर सकती है बिना किसी व्यवधान की। तो आज हमारी स्थिति ऐसी आ रही है जिसमें हम वो जो अगर कहीं भेद, लिंग भेद देखते हैं तो उसको रोकने की आवश्यकता है। और लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि ये जो हम देख रहे हैं कि हमारी जो माइग्रेंट लेबर वापस जा रहा है और वो गांवों के तरफ ही जा रहे हैं, हमारी जो इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत चिंतित हो रहे हैं कि हम पुनः कैसे अपने उद्योगों को पूरी शक्ति के साथ क्रियान्वित कर पाएंगे, उत्पादन कैसे अपने वापस ट्रैक पे आ पाएगा। सारे लेबर वहां जा रहे हैं, वापस अपने गांव में जा रही है, क्यों जा रहे हैं? ये भी हमारे लिए ध्यान देने योग्य बात है कि इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अभी हमारे गांवों में हमारी वो जो मूल संस्कृति है वो अभी भी जीवित है। और वो संस्कृति है कि हम ईएमआई के भरोसे नहीं जी रहे हैं। ये गांवों में आज भी उसको ये मालूम है कि गरीब है, मजदूरी करके खाता है वो व्यक्ति, लेकिन उसे मालूम है कि गांव में मुझे ऐशो आराम चाहे ना मिले, लेकिन वो सामुदायिक भावना ऐसी है कि मैं मरूंगा नहीं, मैं सुरक्षित रहूंगा, मैं जीवित रहूंगा, मेरे दैनंदिन जीवन की आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी। ये जो उसके मन में विश्वास है, आश्वासन है, क्योंकि वहां आज भी गांवों में जिस प्रकार के सामुदायिक सद्भाव का हम प्रदर्शन या वास्तव में जीवंत रूप देखते हैं वो शहरों में उस अनुपात में कम हुआ है। लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज की तारीख में चाहे उद्योगपति हो, चाहे सिविल सोसाइटी के विभिन्न अंग हैं, सब ने आकर इस त्रासदी में, इस बहुत ही जिसको कहते हैं कष्टप्रद जो परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से समाज के विभिन्न वर्गों ने मुक्त हस्त होकर सहयोग प्रदान किया है, ये दान की जो प्रवृत्ति और सहयोग की जो प्रवृत्ति हमारी संस्कृति रही है, परंपरा रही है, उसका प्रदर्शन जिस रूप से हम देख रहे हैं और मानव समस्याओं के समाधान के लिए मैं जो ये लोग कार्य कर रहे हैं उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और वो इसलिए क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी रही है, हमारी परंपरा ऐसी रही है, जो विवेकानंद जी ने भी कहा था कि हमारी धमनियों में है, हमारे व्यक्तित्व में ही नहीं, हमारे हर नस में वो प्रविष्ट कर चुका है और वो हमारी सभ्यता में इस प्रकार से रच बस गया है कि उसको दूर करना अभी तो कम से कम संभव नहीं है। और मैं, चाहे ये चैलेंज की स्थिति उत्पन्न हुई है, पर मैं ये मानती हूं कि ये पुनः इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको लिया जाए कि हम अपनी जो हमारी संस्कृति और परंपरा है, सामाजिक सद्भाव उत्पन्न करने का, आपस में सौहार्दपूर्ण रहने का और एक वसुधैव कुटुंबकम को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण की चर्चा उन्होंने की मुझसे पहले वक्ता, कि पर्यावरण के प्रति भी जो जिस प्रकार से हमें संवेदनशील होना चाहिए, केवल मनुष्य जाति के प्रति नहीं बल्कि विश्व में, इस पूरे भूमंडल में जितनी प्रजातियां हैं, जड़ चेतन, सबके प्रति हमारा सद्भाव रहे, हम उनकी चिंता करें और उनके साथ ही हमारा भी विकास होगा। वो सब कुछ संतुलित होगा तो संतुलित विकास होगा। मैं मानती हूं कि समाज विज्ञान और समाज वैज्ञानिक जो सामाजिक व्यवहार जो हमारा रहा है, वैयक्तिक जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी, इसका केवल अध्ययन अनुसंधान नहीं, पूरे गर्व के साथ हम ये कह सकें, जो हम विश्व को कह रहे हैं कि हमारी इस संस्कृति को आप भी अपनाएंगे तो आपका भी भला होगा, पूरे विश्व का भला होगा। और इसी के साथ आपके कुछ प्रश्न होंगे तो मैं उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना और ये अवसर प्रदान किया, तो संक्षेप में जो मेरे मन में विचार आए वो मैंने आपसे शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद मैडम। बहुत सारे प्रश्न जो है प्रतिभागियों के द्वारा किए गए हैं, लेकिन आज हम लोग समय से बहुत पीछे चल रहे हैं, तो एक बार पुनः निवेदन रहेगा कि हम लोग दोबारा से एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे मैडम डॉक्टर शीला राय जी से, ताकि हम अपनी जो भी हमारी जिज्ञासाएं उनको शांत कर सकें। सारी दुनिया कहती है हार मान लो,
लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। इसी भावना के साथ में मैडम ने बहुत अच्छा वक्तव्य अपना रखा हम लोगों के सामने कि हमारी जो भारतीय परंपरा है, आज वही परंपराएं हमारे काम आ रही हैं और बीच में हम बहुत भागदौड़ की स्थिति में अपनी इन परंपराओं को कुछ भूलते से जा रहे थे। इन परंपराओं को हमें दोबारा से स्थापित करना है। स्थापित क्या करना है, थोड़ा सा हम लोग भूले थे कहीं पर कि ये हमारी भारतीय परंपरा है और इन परंपराओं के माध्यम से आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। भारतीय परंपराएं हमें बताती हैं, जैसे कि मैडम डॉक्टर शीला राय ने बताया, कि वो हमारे अंदर एक भावनात्मक और आत्मिक भाव उत्पन्न करती हैं, चाहे वो नमस्ते का उदाहरण हो उसमें, और ऐसे बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से मैडम ने हम लोगों को बताने की कोशिश करी कि भारतीय परंपराओं में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे समाज से संबंधित तो है ही, लेकिन साथ में हमारे स्वास्थ्य को भी बहुत ज्यादा मजबूत कर सकती हैं। और आज जो कोविड-19 का समय चल रहा है, वो कहता है कि अगर हमारी शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति अच्छी होगी तो हम किसी भी कोरोना जैसी चीज का सामना कर पाएंगे। और हमारी भारतीय परंपराएं हमें इस ओर ले जाती हैं कि हम उन परंपराओं और उन मूल्यों और विश्वासों के साथ अगर चलते हैं तो हमारी प्रतिरक्षा शक्ति भी उसमें बढ़ेगी। मैडम, आपका वक्तव्य बहुत बहुत सुंदर और अच्छा था। आपसे सुनने की आगे भी चाह रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए अपने माननीय कुलपति महोदय जी का स्वागत करते हैं और साथ में निवेदन करना चाहेंगे कि माननीय कुलपति महोदय, जो कि जिनका व्यक्तित्व ओजस्वी है, उनका दृष्टिकोण सकारात्मक है, उन्होंने प्रयास किया है सुरक्षित वातावरण प्रदान करने का, जिनका चिंतन दायरे से परे है और साथ में विषम परिस्थिति में भी वो हमेशा मुस्कुराते हुए पाए जाते हैं। ऐसे विशेष व्यक्तित्व से निवेदन है कि कृपया अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय कुलपति महोदय।